Respiration is the process that intake of oxygen and output of carbon dioxide due to cause of energy production। यानी हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और उससे हमको लाभ क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब ये कैसा होता है, इसके प्रोसेस के बारे में हम लोग समझेंगे। फर्स्ट इसमें जो यूज होता है, एसिमिलेशन फूड इज यूज फ्यूल टू गेट एनर्जी, एंड सेकेंड होता है कि इसमें मटेरियल आपके ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज होता है। जो एनर्जी आपको प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी आपको मिलती है फूड से, वही एनर्जी आपके बॉडी के रिपेयर के लिए यूज की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं रिस्पायरेशन में। जैसे सपोज करते हैं कि आपने किसको इंटेक किया, तो ग्लूकोज को इंटेक किया, यानी C6H12O6। इसमें हो जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मदद से आप जब किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो हमको गेट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, और क्या प्राप्त होता है, वाटर प्राप्त होता है, और क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। क्लियर। तो हमको जब हम इसको तोड़ते हैं हमको क्या क्या मिलता है, ग्लूकोज टूटा, ग्लूकोज टूट करके हमको मिला कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। ठीक। जो वाटर यहाँ पे मिलता है, वाटर आपके बॉडी में यूज हो जाता है, कुछ स्वीट के रूप में निकल जाते हैं, कुछ यूरिन के रूप में निकल जाते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसे भी हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं। जब इंसान यहाँ पे दो तरह के इन्वायरमेंट को हम समझते हैं। एक इन्वायरमेंट आपका ये है, जो इन्वायरमेंट आपका कौन सा, आउटर साइड है और एक इनर साइड है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, अभी आप समझ जाएंगे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे निकालते हैं इसके बारे में, और ऑक्सीजन को कैसे ग्रहण करते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये है आउटर इन्वायरमेंट, ठीक, और ये है इनर इन्वायरमेंट। इनर इन्वायरमेंट, ठीक। इनर इन्वायरमेंट जो आउटर इन्वायरमेंट है, यानी जो आपके सराउंडिंग एरिया है, सराउंडिंग एरिया में अगर आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। जबकि जब आप मीडियम में चले जाते हैं, इसमें आते हैं, तो आपके इनर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है, 4% होता है। फिर उसी प्रकार से जब इधर आते हैं तो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है इन्वायरमेंट में, 16%। इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन होता है वो 21% होता है, और आपकी बॉडी में जितना होता है वो कितना होता है, 16%। अब आपने डिफ्यूजन में पढ़ा है कि डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जब आपके बॉडी में लंग्स के पास जाकर के एल्वोलाई से मिलते हैं, लंग्स के एल्वोलाई से ब्लड वेसल्स मिलती हैं, तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 4%, और जो ऑक्सीजन की मात्रा वो कितनी है, वो है 16%। मैंने आपसे फिर बताया कि जो डिफ्यूजन में जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या काम करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ब्लड वेसल्स में था, ब्लड वेसल से मूव करके किस में आ गया, आपके एल्वोलाई में। एल्वोलाई कहाँ पाई जाती है, लंग्स में पाई जाती है। आगे हम लोग लंग्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो उसमें आ जाएगा। क्लियर। तो यहां से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूवमेंट हुआ, तो ये ऑक्सीजन जो है, आप कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गई, लंग्स में, और लंग्स क्या काम करता है, उसे आपके बॉडी से बाहर निकाल देता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है, एक यहाँ पे देखिए इसका परसेंटेज ऑक्सीजन का आउटर इन्वायरमेंट में ज्यादा है, तो क्या काम करेगा, आउटर इन्वायरमेंट से इनर इन्वायरमेंट की तरफ जाएगा, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन आपकी बॉडी में इंटर कर जाता है, और इंटर करके आपके कहाँ चला जाता है, एल्वोलाई में चला जाता है, और एल्वोलाई से आपके ब्लड वेसल्स ले लेती हैं, और ब्लड वेसल्स बॉडी के हर एक पार्ट तक इसको पहुंचाने का कार्य कर देती हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन आपके बॉडी में पूरे घूम आता है और पहुंच जाता है। इस कंडीशन से क्या होता है कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की एंट्री होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आउट होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपसे बॉडी से बाहर चला जाता है। तो आप रिस्पायरेशन की डिफिनेशन क्या लिखते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना, एंड आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालना ड्यू टू कॉज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। अब रिस्पायरेशन
जो होता है रिस्पायरेशन से पहले ब्रीथिंग होती है। ब्रीथिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का एक्सचेंज होना, जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता, यानी सेलुलर रिस्पायरेशन नहीं होता। गैसेस आपके लंग तक जाती हैं, जैसे कि इस गैस में एक गैस और है नाइट्रोजन। आपके इन्वायरमेंट में सबसे बड़ी नेसेसिटी उसकी पाई जाती है, किसकी? नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है। लेकिन इन दोनों पार्ट में कहीं पे आप नाइट्रोजन को यूज नहीं किए हैं। नाइट्रोजन क्या होता है कि आपके लंग्स से, आपके नेजल कैविटी से होते हुए लंग्स तक तो जाता है, लेकिन लंग्स में यूज नहीं होता है, और बल्कि वो फिर वहीं से लौट आता है। इस प्रकार से गैसों का सिर्फ एक्सचेंज होना, अदला बदली होना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता। इसमें क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता। क्लियर? तो एक हो गया ब्रीथिंग, एक हो गई रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो रिस्पायरेशन में जो एनर्जी हमको मिलती है, वह एनर्जी जो मिलती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या काम करते हैं? यूज करते हैं अपने डेली के फंक्शन में। जो हमारे डेली के फंक्शन होते हैं, उसे हम एनर्जी को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। इसी से हम अपनी बॉडी को रिपेयर भी करते हैं उस एनर्जी से। उसी एनर्जी से बॉडी की ग्रोथ भी होती है। उसी एनर्जी का हम अपने लाइफ में यूज करते हैं। अब होता क्या है कि इंपॉर्टेंट कुछ इसके प्रोडक्ट बनते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन 2 टाइप के होते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की, एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की यूज होती है, और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाता है और क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। जबकि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में यहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनता है, साथ में एथिल एल्कोहल बन जाता है और बहुत लेस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से आपकी प्रोसेस चलती रहती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन और ग्लाइकोलाइसिस। तो एक प्रोसेस और है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? इसी में यूज होगा, टर्म है, तो इसको भी देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस मतलब होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ना। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। और इसमें होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होता है कि ग्लूकोज को सबसे पहले, ये सपोज करिए कि आपकी सेल है, और इस सेल का जो हिस्सा होता है, इसके अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म में सेंटर में आपका पाया जाता है न्यूक्लियस। सपोज करते हैं, 1 मिनट हम पहुंच रहे हैं। यहाँ पे आपका हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, लेकिन हम उसमें से सिर्फ एक ऑर्गेनेल को बनाते हैं, जिसका नाम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। आपने बनाया होगा, आपको याद होगा क्लास 9 में। तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ग्लूकोज जब आप खाते हैं तो ग्लूकोज आपके सेल के साइटोप्लाज्म में इंटर कर जाता है, और जब सेल के साइटोप्लाज्म में इंटर होता है तो ये टूट जाता है, और टूट करके क्या बना लेता है? पायरुविक एसिड बना लेता है, या पायरुवेट बना लेता है। ठीक, ग्लूकोज का 6 मॉलिक्यूल होता है, और पायरुवेट का कितना मॉलिक्यूल हो जाता है? पायरुवेट का मॉलिक्यूल हो जाता है 3। अब 3 मॉलिक्यूल का जो पायरुवेट होता है वो किसमें इंटर कर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होने के तदुपरांत ये कितने भागों में डिवाइड हो जाता है? 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक में एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होगा, एक में एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, और एक में क्या होगा? एनाएरोबिक रिस्पायरेशन तो होगा, लेकिन कहाँ पे होगा? बॉडी में। ठीक, तो जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन मोस्टली कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियम होता है। और जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एटीपीएच एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीपी एनर्जी कहते हैं। और एटीपी एनर्जी को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी कैसे बनती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। जैसे यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन जब होता है, तो एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या बन जाता है? एरोबिक रिस्पायरेशन में आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, मोर एनर्जी। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या बनता है? इथिल एल्कोहल बन जाता है, और क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है, और क्या बन जाता है? लेस एनर्जी बनती है। क्या बनती है? लेस एनर्जी बनती है। थर्ड पार्ट आपका हो जाता है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन इन मसल्स। मसल्स में एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है जब हमारी मसल्स में क्या होता है? कभी कभी एनर्जी की कमी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहां पे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है। और जब एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है तो वहां पे क्या बन जाता है? तो आप जानते हैं लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से आपको थकान होती है, यानी पेन होती है।
तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है एनारोबिक रिस्पायरेशन में। आगे हम इन सभी पार्ट को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। बस आज हम आपको आउटलाइन बना रहे हैं, जिस आउटलाइन में हम सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट, यानी प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होता है। तो रिस्पायरेशन प्लांट में रूट से भी होता है, स्टेम से भी होता है, लीफ से होता है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें जैसे आप देखते हैं कि प्लांट सूख चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद फिर उसमें से नए नए बर्ड्स, नए नए स्टेम, नए नए ब्रांचेस ग्रो कर जाती हैं। सेकेंड आपका होता है स्टेम से भी रिस्पायरेशन होता है, और प्लांट की लीफ में स्टोमेटा पाया जाता है जो रिस्पायरेशन का कार्य तो करता ही है। तो इस प्रकार से प्लांट में रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन कहाँ पे, एनिमल में रिस्पायरेशन, जैसे कि जो इंसेक्ट होते हैं वो रिस्पायरेशन कैसे करते हैं, जो अर्थवर्म में रिस्पायरेशन कैसे होता है, फिश में रिस्पायरेशन कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो आ जाता है अमीबा में रिस्पायरेशन कैसे करते हैं, और लास्ट आ जाता है ह्यूमन, और ह्यूमन में रिस्पायरेशन और रिस्पायरेटरी ऑर्गन। इसको डिस्कस कर लेने के बाद हमारा रिस्पायरेशन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इतने पार्ट को हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज्वाइन कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आज पहले